नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि बच्चों हमने पीछे की वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। जैसा कि पीछे की वीडियो के माध्यम से हमने जाना और हमने सीखा किस प्रकार से भारतीय इतिहास रहा होगा मेरे विद्यार्थियों। इस भारतीय इतिहास की झलक और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने इकट्ठी करी और हमने जानी कि हमारा भारतीय इतिहास और ये पुरातात्विक साक्ष्य और इससे मिलने वाली जानकारियाँ किस प्रकार से थीं और कैसी हमारी संस्कृति थी मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं मेरी ये बातें, मेरा ये सिस्टम, मेरा ये चैनल, ये सब कुछ, ये बातें सबको समझ में आ रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया होगा और धीरे धीरे से इस चैनल को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे और शेयर जरूर कर रहे होंगे मेरे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, आपके साथ जो भी संबंधित स्त्रियां या पुरुष या भी जो महिलाएं, बेटियां, बहनें जुड़ी होंगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी, ऐसा आपका आचरण होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। किस प्रकार से पीछे की टॉपिक में हमने सीखा, हमने जाना कि भारतीय संस्कृति और वेदों और वैदिक सभ्यता में किस प्रकार से हमारा वर्णन है और हम जानते हैं हमारा जीवन किस प्रकार से रहा है मेरे विद्यार्थियों। पीछे के टॉपिक से हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी ऋग्वेद से करी थी और आज हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे और आज उत्तर वैदिक काल से सारी जानकारी हम इकट्ठी करेंगे मेरे बच्चों। हमने वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता में आपको दो काल के बारे में वर्णन बताया। हमने कहा पहला काल 1000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व और दूसरा मैंने 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हमने बताया। इन दोनों कालों के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि किस प्रकार से इनके नाम हैं, तो हमें समझ में आ रहा हुआ, हमें समझ में आएगा कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पढ़ रहे होंगे और अपनी बात को, अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे मेरे बच्चों। तो जैसा कि हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना, सिंधु घाटी के बारे में जाना, लोथल के बारे में जाना, हड़प्पा के बारे में जाना, कालीबंगन के बारे में जाना और हमने मोहनजोदड़ो के बारे में जाना, कई ऐसी सापेक्ष जानकारी हमने प्राप्त करी जिनके माध्यम से हमने जान पाए कि भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और इससे जुड़े लोग किस प्रकार से जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे मेरे विद्यार्थियों। आज इन सभी टॉपिक का रिवीजन करने के बाद हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि पीछे एक दो वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसकी तीसरी वीडियो आपके सामने मैंने रखी है, मैं लेकर के आया हूं मेरे बच्चों, वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता का तीसरा पार्ट आपके सामने मैं लेकर के आया हूं और इसको बड़ी तसल्ली, इत्मीनान के साथ एक एक पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे और लिख रहे होंगे मेरे विद्यार्थियों। ये लूसेंट की बुक का एक सार है, लूसेंट की बुक का समग्र निचोड़ है, जो कि हम इस YouTube चैनल और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धीरे धीरे से लिख लिख कर पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। आप भी नोट्स बनाना ना भूलिएगा और एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आप बढ़िया तरीके से नोट्स लिख कर नोट्स बनाकर तैयार करिएगा, जिससे कि आने वाले किसी भी एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएँ मेरे बच्चों, अपने नंबर को बढ़ा पाएँ। और हम आपको बताएं आगे आने वाले टाइम में कुछ दिनों बाद आपकी नई वैकेंसी लॉन्च होने वाली है, नई वैकेंसी आने वाली है, जिसको आप लोग जानते ही SSC GD की। उस SSC GD की वैकेंसी में सबसे अच्छा खासा वेटेज, जिसमें बच्चे प्रश्नों को थोड़ा पीछे रख पाते हैं, थोड़े कम प्रश्न हल कर पाते, वो आपके GS का पार्ट ही रहेगा मेरे बच्चों। उम्मीद करेंगे इस वैकेंसी के आने तक हम आपको एक प्रैक्टिस सेशन भी दें, प्रैक्टिस सेशन भी मुहैया कराएं, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा को बड़ी आसानी से कर पाएंगे और अपने आप को अपने किसी भी नौकरी के लिए परिपक्व बना पाएंगे मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और बारी बारी से आपने नोट्स बना रखा होगा तो उसमें नोट भी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं, मैं ये बात जानता हूँ कि आपने नोट किया भी होगा और कर भी रहे होंगे। जिन विद्यार्थी ने नोट नहीं किया है वो एक एक पॉइंट, एक इफेक्ट नोट करते रहिएगा और बढ़िया सा प्यारा नोट्स बनाइए, जो कि एक बड़ा समग्र ग्रंथ होगा और आने वाले किसी भी परीक्षा में आपको बड़ी मदद करने के लिए तैयार होगा। नोट्स मैंने बताया था एक गहना होता है किसी विद्यार्थी का, क्योंकि समग्र रूप से उसे एक अध्ययन कराने का, एक समुचित ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक छोटा सा ग्रंथ होता है, जिसमें किसी भी एग्जाम को बड़ी आसानी से, किसी भी गोल को बड़ी आसानी से आप पास कर पाते हैं और आप आसानी से उस तक पहुँच पाते, लक्ष्य को भेद पाते हैं मेरे विद्यार्थियों। ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक में लिखा है, आपको बताएंगे वैदिक सभ्यता के बारे में डिटेल से बेहतरीन जानकारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता के बारे में चीज़ों को सीख रहे हैं मेरे बच्चों। आपको बताएं उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता के बारे में सीख रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में हल आप जब सभी जानते हो, हल एक ऐसा लकड़ी का बनाया जाता था
जिसमें तिपैया अर्थात 3 ऐसे फांसे जाते थे जिनके माध्यम से खेतों की जुताई की जाती थी, और ये हल या तो किसी मानव या किसी बैल जानवर के ऊपर रख करके चलाया जाता था खेतों में। और जब ये बैल चलाते थे खेतों को जोता जाता था, और जोतने के बाद जिन खेतों में जोतने के बाद जो लाइनें बन जाती थी उन लाइनों को सीता कहा गया है। मेरे बच्चों याद रखना, सीता का पर्यायवाची भी ये होता है। और आपको बताएं कि उत्तर वैदिक काल में हल को किसको मेरे बच्चों हल को सिरा कहा गया है। क्या कहा गया है? सिरा। और इस हल के द्वारा जो भी जुताई के समय जो भी रेखाएं बनेंगी उन रेखाओं को सीता कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे बच्चों? सीता। आपको पता ही होगा कि सीता का मिलना किसी खेत से संबंधित एक बात है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस चर्चा पे इस विषय पर, क्योंकि लोग फिर समझते हैं कि मैं इसका उपहास उड़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपिक पर आते जरा। तो सीता किसको कहा गया है? हल की रेखाओं को सीता कहेंगे, और इससे बनी रेखाएं जो कि जोतते समय खेत को जो रेखाएं तैयार होंगी उन रेखाओं को नाम दिया गया है सीता। मेरे बच्चों मेरी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद टॉपिक की तरफ हमने आपको बताया उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। इस उत्तर वैदिक काल में 2 बातें सीखी। एक तो हल को हमने सिरा कहा है, और इन सिराओं से बनी हुई लाइनों को, इन रेखाओं को सीता कहा गया है। मेरे बच्चों आपको बताएं, इस उत्तर वैदिक काल में जुताई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और उन जुताई के साक्ष्य के साथ साथ हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि किसी न किसी रूप से कृषि में बढ़ोतरी हुई होगी, कृषि को बढ़ावा मिला होगा, और कृषि में मनुष्य अपने धीरे धीरे संबंधित खाद्यान्नों को उगा रहा होगा और अपने जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से कृषि पर निर्भर होता चला गया होगा। मेरे बच्चों आपको आगे की जानकारी दें, आपको बताएं कि इस काल में, किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। बच्चों याद रखना, इस काल का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में। किस रूप में मेरे बच्चों? मुद्रा के रूप में। मुद्रा आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आज फिर से एक बार रिवीजन करता हूं कि मुद्रा मनी कोई भी स्पेशल ऐसा नहीं कि सिक्के या फिर ये नोट जो चल रहे वही मनी या मुद्रा हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी पर या कहीं पर आपके पर्यावेश में, आपके पर्यावरण में, आपके आसपास कोई ऐसी वस्तु जिसे सभी लोग स्वीकार कर लें, कोई ऐसी वस्तु जिसे आसपास के सभी लोग स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद उसका मोल दें, अर्थात उसके बदले वस्तु का विनिमय होता हो, मुद्रा कहलाती है। जैसे जरूरी नहीं कि 500 रुपए का जो नोट बैंक ने, जो आरबीआई गवर्नर जो छापते हैं, जो कि हम उसको चलाते, उसकी रियल एक्चुअल प्राइस 5 से 10 रुपए मिनिमम, लगभग मान लेते 5-10 रुपए ही उसकी लागत होती होगी अगर कीमत बताएं तो। लेकिन उसकी क्वालिटी जो चलती, वो क्वालिटी में जो है, जो चलता है वो 500 रुपए के एवरेज में चलता है। मेरे बच्चों उम्मीद करते मेरी लाइनें, मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी कि मुद्रा क्या है। मेरे बच्चों आप उसी टॉपिक पे वापस लौट के आते हैं और आपको बताते हैं कि इस काल में मुद्रा के रूप में निष्क, वर्ड आपके सामने दिख रहा आप सभी को, निष्क एवं शतमान प्रचलित थी। ये मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी जिसके माध्यम से वस्तुओं का विनिमय होता, लेकिन मोहरें भी कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहें आपसे कि सिक्कों का कोई भी प्रचलन इस काल में नहीं मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं मिला है, लेकिन मुद्रा के रूप में निष्क या शतमान के रूप में शायद मुद्राएं रही होंगी, हमें प्राप्त हुई, जिसके अनुसार हमने वस्तुओं का विनिमय किया और एक वस्तु को दूसरी वस्तु से विनिमय करने के साथ साथ अपने समग्र जीवन को चलाने के लिए सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया होगा। मेरे विद्यार्थियों आगे चलते हैं, बात को बड़ी गहराई समझेंगे सारे विद्यार्थी, और एक एक पॉइंट, एक फैक्ट आप लिख भी रहेंगे, नोट भी कर रहे होंगे। अगला नया बिंदु है आपके सामने सांख्य दर्शन। मेरे बच्चों ये जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन मैं आपको बताऊं एक ऐसा दर्शन, सांख्य दर्शन मैं आपसे कहूं, सांख्य का मतलब होता है संख्या से। किससे होता है मेरे बच्चों? संख्या से। सांख्य दर्शन आपको क्या दर्शाता है, मैं अगले बिंदु में आपको बताना चाहूंगा कि सत्यमेव जयते। मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान रखना है कि सिक्कों का प्रचलन नहीं था, लेकिन आपको बताएं हम कि सत्यमेव जयते। कौन सा बेटा? सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया मेरे बच्चों? मुंडकोपनिषद। अर्थात हम आपसे कहेंगे कि सांख्य दर्शन के रूप में जो सत्यमेव जयते हैं उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपसे अगर अगली बात कहें तो आप समझ भी पाएंगे कि ये सत्यमेव जयते जो ये लाइन है, ये जो वर्ड है,
ये हमारा नारा है, अर्थात ये हमारा चिन्ह है, या हम ये कह सकते हैं ये हमारी गवर्नमेंट है, ये सरकार है जो आज उपयोग में ले रही है। तो सत्यमेव जयते सरकारी गवर्नमेंट इंडिया का एक टैग वर्ड आप समझ लीजिए, समझ गए। सत्यमेव जयते कहां से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको बताएं कि ये किस समय की बात कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये संबंध किससे दर्शाता है? तो ऋग्वेद से संबंध दर्शाता है, ये ध्यान रखना है। किससे संबंध दर्शाता है? ऋग्वेद से। आगे बढ़ते हैं। लोगों को आर्य बनाने के लिए, किसको बेटा? लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने एक बहुत ही अच्छे संत, एक बहुत अच्छे ही मतलब क्या ही कहें, लिखने वाले इन्होंने बनाया, बहुत कुछ बनाया है। ऐसे मतलब आपको बताएं कि लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र संत रहे होंगे ना, या बहुत बड़े विद्वान रहे होंगे, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। किसके लिए? लोगों को आर्य बनाने के लिए। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, महान, और ये लोग मध्य एशिया से आए हैं। विश्वामित्र ने इन आर्यों को, मैंने आपको बताया आर्यों के बारे में जितनी भी आपको जानकारी अपने पीछे दी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप बताएं कि इसका रियल मीन्स क्या है और ये कौन लोग हैं, क्या मतलब है, इनके बारे में डिटेल में जो भी चर्चा कर पाएंगे आप इसमें बोर्ड पे, तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। आगे चलते हैं। सांख्य दर्शन के रूप में सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, और मुंडकोपनिषद उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, और इसका संबंध अगर मानोगे तो ऋग्वैदिक काल से, ऋग्वेद से है। अच्छा, आपको आगे बताएं कि लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। किसकी मंत्र की रचना की? गायत्री मंत्र। आपको बताएं ये गायत्री मंत्र जो कि सवित्र पति अर्थात सूर्य की पूजा के लिए किया जाता है मेरे बच्चों। आगे अपनी लाइन को बढ़ाते हुए जरा चलेंगे। लिखा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में, किस काल में बेटा? उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर, कौन सा नगर मेरे बच्चों? कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए, और उत्तर वैदिक काल से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। वो पहला नगर जो बना वो कौशाम्बी था। कौन सा था मेरे बच्चों? कौशाम्बी। कौशाम्बी पहला ऐसा नगर था उत्तर वैदिक काल का जहां पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, या पक्की ईंटों के घर बनाए जाते थे। आगे बढ़ते जरा, याद रखना जब भी महाकाव्य की बात आएगी, महाकाव्यों की संख्या 2 है। कितने महाकाव्य? 2। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। आपको बताएं कि महाभारत को हमने एक और नाम से जाना है, जिसका महाभारत का प्राचीन नाम, महाभारत का प्राचीन जो नाम है मेरे बच्चों, ये प्राचीन नाम जय संहिता है। क्या है मेरे विद्यार्थियों? जय संहिता। अर्थात महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। आपको बताएं बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी रचनाएं इसमें जब होने के बाद इसको महाभारत नाम दे दिया गया मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये विश्व का, कहाँ का? पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कोई है तो भैया महाभारत ही है मेरे बच्चों। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपको बताएं कि ये जो महाभारत है इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। आगे चले, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड आपको मिलेगा गोत्र। क्या मिलेगा? गोत्र। इस गोत्र नामक संस्था का जो जन्म है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। कहां से हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। किसका? ये बात आप सभी को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक बार फिर से रिपीट करें, गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ है। कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं। 6 कितने मेरे बच्चों? नया पॉइंट है, ध्यान रखना सारे बच्चे, इसको भूलना नहीं है, ये पेपर में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। 6 संप्रदायों को, अर्थात 6 उप संप्रदायों, जिनको हम कहेंगे क्या? सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 के 6 को षट दर्शन कहा गया है। क्या कहा गया है? षट दर्शन। हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, जब भी क्वेश्चन बोला जाएगा षट दर्शन का संबंध है, और कोई भी ऑप्शन मिले आप बढ़िया सा आंसर टिक मार देंगे। आगे बढ़ते हैं जरा। सांख्य विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा है। कौन सी विचारधारा? सांख्य। और सांख्य का मतलब होता है संख्या से। इसके अनुसार, किसके अनुसार? सांख्य विचारधारा के अनुसार आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाती है। अर्थात आत्मा नहीं, आत्मा बच्चों, आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है।
ये बात कहां से प्राप्त होगी? सांख्य विचारधारा से। सबसे प्राचीन विचारधारा अगर कोई सी है तो वो सांख्य विचारधारा है मेरे बच्चों। और इसके अनुसार आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। बच्चों ध्यान रखना, आपने बहुत जीवन में संघर्ष किया होगा, बहुत सी चीजों को देखा होगा, चले होंगे, चर्चाएं भी की होंगी, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु जिन पे आपको बहुत जानकारी इकट्ठी करनी है। एक दर्शन आपको यहाँ बोर्ड पे मिलेगा जिसको हमने सांख्य दर्शन कहा है, और ये दर्शन आपको बताता है कि आत्मज्ञान मतलब खुद से ही जो ज्ञान अर्जित किया है, इस आत्मज्ञान को ही हम मोक्ष की ओर जो ले जाएगा वो आत्मज्ञान ही। बात कहां से प्राप्त होती बच्चों मेरे? सांख्य विचारधारा से। आगे बढ़ते, न्याय विचारधारा। कौन सी विचारधारा? न्याय। इसके अनुसार ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालक एवं संधारक भी है। संहारक मतलब पालक मतलब उसका निर्माण करने वाला, और उसको नष्ट करने वाला व्यक्ति अगर कोई है वो केवल और केवल ईश्वर है। तो ईश्वर ने रचना भी करी है और बनाया भी है, अर्थात जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। अर्थात इस बात को न्याय दर्शन में लिखा गया है मेरे बच्चों। कहाँ लिखा गया है? न्याय दर्शन अर्थात न्याय विचारधारा में हमें पता चलता है ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालक एवं संहारक भी है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नया पॉइंट देखिए जरा, वैशेषिक विचारधारा। कौन सी विचारधारा मेरे बच्चों? वैशेषिक विचारधारा। वैशेषिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से मिलकर के बना है मेरे बच्चों। वह कहते नहीं पंचतंत्र से बना शरीरा, है ना, वही वाली बात है। यहाँ वैशेषिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है। आगे बढ़ते, अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं, नास्तिक विचारधारा। कैसी विचारधारा मेरे बच्चों? नास्तिक। ये ऐसी वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा जिसमें जो कि ईश्वर की तरफ ना रुख मोड़ा हो, है ना, नास्तिक। और जो भगवान में आस्था रखता हो वो आस्तिक, भगवान में आस्था न रखता हो वो नास्तिक हो जाता है। तो नास्तिक के बारे में आप सीखेंगे मेरे बच्चों। नास्तिक प्रदाय के लोग थे, नास्तिक विचारधारा के लोग थे, ये वेदों पर विश्वास नहीं करते थे, अर्थात वेदों पर किसी प्रकार का ये विश्वास नहीं करते थे। और आपको बताएं कि भगवान का अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़े कर देते थे। ऐसे लोग भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़े कर देते, अर्थात भगवान है कि नहीं इस बात से उन्हें कोई लेन देन नहीं। अर्थात ये जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, ऐसे काफी धर्म के लोग हैं इसमें जुड़े हुए। आपको बताएं कि नास्तिक विचारधारा ये विश्वास मतलब इसमें वेदों पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते थे और भगवान के आस्था पर ये प्रश्न चिन्ह लगा देते थे मेरे बच्चों। ये आखिरी बिंदु था, हमने अपनी बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा, नोट भी किया, आप समझ भी रहे होंगे। आगे अपने बिंदुवार चीज़ों को बढ़ाते हैं और जैसा कि जितने भी पॉइंट पढ़ लिए उनसे प्रश्न कैसे बनेंगे शुरू करते। पहला प्रश्न देखिए जरा, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन बनेगा उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था। आप बढ़िया सा प्यारा सा आंसर दोगे कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, इस हल मतलब कि उत्तर वैदिक काल में हल के द्वारा बनी सिरा, हल जिसको सिरा कहा जाता था उसके द्वारा बनी रेखा को क्या कहा जाता था? आपका आंसर होगा सर सीता कहा जाता था। इस काल में कौन से उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में किसको लिया गया था? तो निष्क और शतमान मुद्रा के रूप में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन बनेगा, क्या उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन था? आप प्यारा सा आंसर दोगे सर उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था मेरे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, जरा मेरी बात को समझते हुए नया क्वेश्चन लेकर के बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते बहुत बार पूछा गया, फिर से पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में। और आप ध्यान रखना, एक नया एग्जाम जो अभी आने वाला है आपका एसएससी जीडी का, उसमें प्रश्न जरूर आएगा कि सत्यमेव जयते का संबंध किससे है? मुंडकोपनिषद। उल्टा क्वेश्चन बनेगा कि मुंडकोपनिषद से संबंधित है और ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें सत्यमेव जयते भी मिलेगा मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किसकी रचना करी थी? आप बताओगे सर लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी और कहा कि इसका जाप करिए, इसके बारे में समझिए, अर्थात आप आर्य बनिए। अगला क्वेश्चन बनेगा, उत्तर वैदिक काल में, कौन से काल में मेरे बच्चों? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ऐसा कौन सा नगर था जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कहोगे सर कौशाम्बी एक ऐसा नगर था जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, महाकाव्य की संख्या कितनी है? आप बताओगे सर महाकाव्य की संख्या 2 है। नंबर 1 रामायण, नंबर 2 महाभारत।
आपसे नया प्रश्न जो बनेगा वो क्या बनेगा, महाभारत का प्राचीन नाम बताइए। आप बताओगे सर महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। अगला क्वेश्चन बनेगा यह विश्व का, अगर क्वेश्चन बनेगा कि बताइए विश्व का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, आप बताओगे सर विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य अगर कोई है वो महाभारत ही मेरे बच्चों। आगे बढ़ते जरा नया क्वेश्चन देखिए। नया क्वेश्चन बनेगा न्याय विचारधारा के अनुसार ईश्वर को क्या बताया गया है, ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है। तो सब कुछ लिखा है, ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की और बल्कि उसका पालक संहारक भी कौन है, ईश्वर है, अर्थात ईश्वर के बारे में कहा गया। क्वेश्चन बनेगा विचारधारा किससे, सांख्य विचारधारा से संबंधित है। आपको बनेगा सांख्य विचारधारा संबंध और 4-5 टैगलाइन दी जाएंगी। उन टैगलाइंस में आपको लिखा मिलेगा आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। किसमें मिलेगा, समझ गए होंगे, सांख्य दर्शन में। नया क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए षट दर्शन के संबंधित है। तो षट दर्शन में या तो आपको सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, आपके 6 पॉइंट आपको मिलेंगे, उसको षट दर्शन कहा गया मेरे बच्चों। आगे नई बिंदु की तरफ बढ़ेंगे मेरे विद्यार्थियों। वैशेषिक विचारधारा संबंध किसका है, आप बताओगे सर वैशेषिक विचारधारा वह विचारधारा है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति 5 तत्वों से बताई है। पहला अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये बात किसमें कही जाएगी, वैशेषिक विचारधारा में। अगला आखिरी बिंदु है नास्तिक विचारधारा के लोगों का मत कैसा था। आप बताओगे सर नास्तिक विचारधारा के लोगों के मतों में था कि वेदों में विश्वास वो लोग करते ही नहीं थे और भगवान की आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते। उम्मीद है आज का ये टॉपिक बड़ा शानदार रहा होगा, चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। एक एक पॉइंट पर हमने डिस्कस किया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी न रखते हुए यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, आप जहां भी जैसे भी होंगे, जो भी महिलाएं बहन बेटियां आपके साथ होंगी, सुरक्षित महसूस कर रही होंगी, सुरक्षा प्रदान कर रही होंगी, आप ऐसा आपका आचरण हो कामना करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन बहुत ढंग से पढ़ रहे होंगे। और इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, आगे बढ़ाएं वीडियो को, जिससे कि जो बच्चे और भी कुछ विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उन्हें काफ़ी चीज़ों के साथ पढ़ाई के साथ साथ उन्हें इस बेहतरीन रिवीजन के साथ और लूसेंट बुक का पूरा सार संग्रह प्राप्त हो जाए। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपके समझ में आई होगी। आज बस इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।